कहानी की शुरुआत आना से होती है और ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम सियोंग है, ये आना का बेटा है। आना एक सिंगल मदर है। सुबह से ही बहुत जोरों की बारिश हो रही है। बारिश बहुत अजीब सी लग रही है और बारिश के पानी को देखकर सियोंग अपनी मम्मी से जिद करने लगता है कि उसे स्विमिंग करनी है। उसकी माँ उसे समझा बुझाकर रोज की तरह नाश्ता बनाने जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके घर के अंदर पानी आ रहा है। खिड़की की तरफ देखने से पता चलता है कि खिड़की से भी पानी अंदर घुसने लगा है और ये देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि वो इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहती है और तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच जाना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। अचानक वो बिल्डिंग के माइक पर अनाउंसमेंट सुनती है कि 3 मंजिल तक पानी पहुंच चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सबको ऊपर के फ्लोर्स पर जाने के लिए कहा जा रहा है। और इस पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और इस वजह से लिफ्ट बंद हो गई है और ऊपर जाने के लिए इनको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। और ये सुनकर आना बिना देर किए अपना जरूरी सामान पैक करने लगती है। लेकिन हर तरफ पानी देखकर सियोंग अपनी माँ को स्विमिंग करने के लिए बहुत परेशान कर रहा था। चारों तरफ के हालात देखकर आना पहले से ही बहुत टेंशन में थी। ऊपर से सियोंग की ऐसी जिद पर उसे और भी गुस्सा आता है और वो उसे डांटती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान पैक कर लेती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, क्या आप डार्विन कंपनी की मैनेजर आना बोल रही है? क्या आपके फ्लोर पर पानी घुस गया है? आना हाँ में जवाब देती है। वो आदमी कहता है, तो कुछ ही देर में आपका पूरा फ्लोर डूब जाएगा। आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल कर ऊपर के फ्लोर्स की तरफ आइए। मैं ऊपर ही हूँ, मैं आप लोगों को रेस्क्यू करने आया हूँ। वो आदमी फोन काट देता है और फोन कटने के बाद आना बिल्कुल भी देर नहीं करती और सियोंग की कुछ जरूरी दवाइयाँ उठाकर निकलने के लिए सियोंग को आवाज देती है। लेकिन उसे सियोंग कहीं भी नजर नहीं आता। असल में जब सियोंग को उसकी माँ डांटती है या उसका मूड खराब होता है तो वो अलमारी में जाकर छुप जाता है और आना ये बात जानती है। वो अलमारी खोलकर उसे समझाती है और बाहर निकल आती है। बाहर आते ही वो एक खौफनाक मंजर देखती है। चारों तरफ बस पानी ही पानी होता है। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आना हिम्मत नहीं हारती, अपने बेटे को कंधे पे उठाकर सीढ़ियों की तरफ भागती है और वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि वहाँ पे लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। अगर वो लाइन में खड़ी होकर ऊपर जाने का इंतजार करती तो कुछ ही देर में ये फ्लोर भी पानी से भर जाता और अब आना दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए निकलती है। अचानक उसे याद आता है कि बिल्डिंग में एक और एग्जिट सीढ़ी भी है और वो बिना देर किए उस तरफ भागती है। दूसरी तरफ बहुत से लोग पानी से लड़ नहीं पा रहे थे और उसमें डूब कर मर जाते हैं और ऐसे हालात देखकर आना बहुत डर जाती है और सियोंग भी डर जाता है और इसलिए उसकी माँ उसे अलग अलग कहानियां सुनाकर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऊपर चढ़ते जाते हैं। चढ़ते चढ़ते वो इस सीढ़ी से काफी फ्लोर्स ऊपर आ जाते हैं। तभी आना देखती है कि आगे की सीढ़ियों पर सामान रखने की वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है और इन चीजों को हटाकर ऊपर जाने में बहुत वक्त लगेगा और मेन सीढ़ी से इस वक्त जाना मुमकिन नहीं है। और इधर पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता आ रहा है और जैसे तैसे आना उस सीढ़ी से ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचते उसे सुनाई देता है कि कोई दूसरे फ्लोर से उसका नाम पुकार रहा है। वो उस आवाज का जवाब देती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सियोंग वहाँ पे मौजूद नहीं है। आना बिल्कुल पागल हो जाती है। एक तरफ से इतना सारा पानी और दूसरी तरफ लाखों लोगों की भीड़ और आना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो पूरी तरह बेबस होकर इधर उधर ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो एक फ्लैट में घुस जाती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है और वो जो देखती है, ये देखते ही हर कोई नॉर्मल इंसान कांपने लग जाएगा। वो देखती है कि एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ रही है और कुछ समझने से पहले ही वो लहर उनकी बिल्डिंग से टकरा जाती है और इसी के चलते और भी फ्लोर्स पानी के नीचे समा जाते हैं। आना अब पूरी तरह से पानी के नीचे होती है, लेकिन फिर भी वो सियोंग को ढूंढना छोड़ती नहीं और पानी के अंदर ही वो अपने बच्चे को एक कमरे से दूसरे कमरे ढूंढ रही है। बेबस और काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक कमरे में सियोंग मिल जाता है, लेकिन तब तक छोटा सियोंग बेहोश हो चुका था। आखिर ये बच्चा कितनी देर तक पानी के नीचे रह सकता है और आना इसी तरह अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन बाहर जाने वाला दरवाजा पूरी तरह बंद होता है और किसी भी तरह नहीं खोल रहा और काफी देर पानी के अंदर रहने की वजह से आना भी अपनी सांस नहीं रोक पा रही थी। वो खुद भी बेहोश होने लगी है और तभी एक आदमी आकर उन दोनों को खींचकर ऊपर ले जाता है और उनकी जान बचा लेता है। ऊपर जाने के बाद वो सियोंग के पेट को दबाकर पानी बाहर निकालता है और उसे होश में लाता है। सियोंग बहुत डर गया था और अपनी माँ को देखते ही रोने लगता है। इधर वो आदमी अपने रेडियो के जरिए ऑफिस में रिपोर्ट करता है कि उसने आना और उसके बच्चे को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे लोगों के बीच ये आदमी सिर्फ आना को ही बचाने क्यों आया। जब आना उस आदमी से उसकी पहचान पूछती है तो वो बताता है कि उसे डार्विन कंपनी ने भेजा है। वो उस कंपनी की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है और उसका नाम हीजो है। इसके बाद जब हीजो उन्हें ऊपर की तरफ ले जा रहा था तब आना उससे पूछती है, बाहर का पानी इतना नमकीन क्यों है? मुझे लगता है कि ये कोई मामूली बारिश नहीं है। तभी हीजो उसे बताता है कि बारिश तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जो बाढ़ आई है वो समंदर का पानी है। असल में अंटार्कटिका में एक उल्का पिंड गिरा हुआ है जिसकी वजह से सारी बर्फ पिघल
गई है और ये बाढ़ आई है। आना पूछती है क्या इस बारे में साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता था। हीजो बताता है कि साइंटिस्ट को सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन उनके पास इस सिचुएशन को संभालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बेकार में लोगों को बताकर अफरा तफरी या डर का माहौल बनाना नहीं चाहते थे। और शायद आज इस दुनिया का आखिरी दिन हो सकता है, सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और हीजो की बातें सुनकर आना बहुत डर जाती है और पूछती है अगर दुनिया खत्म ही होने वाली है तो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। हीजो उससे कहता है कि आप भले ही अपने आप को डार्विन कंपनी का एक मामूली मैनेजर समझते हो, लेकिन आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपकी कंपनी में एआई के लिए जो इमोशन इंजन तैयार किया जाता है उसे सिर्फ आप या आपके बॉस ही बना सकते हैं। और सुबह से आपके बॉस और उसकी बेटी का कोई पता नहीं है, शायद वो पानी में डूब चुके होंगे, इसलिए हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप है। हमने ऑलरेडी लेबोरेटरी में इंसानी शरीर तैयार कर रखे हैं, लेकिन उस बॉडी में इमोशन सिर्फ आप ही डाल सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे और धरती पर दोबारा इंसान बसाने के लिए हमें आपकी ही जरूरत है। और आपको ले जाने के लिए बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर भेज दिया गया है। और यही बातें करते हुए वो और भी फ्लोर्स ऊपर चल जाते हैं। तभी अचानक सियोंग अपनी माँ से कहता है कि उसे टॉयलेट आया है। हीजो ये सुनते हुए उन्हें एक फ्लैट के अंदर ले जाता है और इस फ्लैट में बातचीत के दौरान आना हीजो का फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करती है ताकि उनका हाल चाल जान सके। उसकी माँ उसे कहती है तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारे बारे में मत सोचो, अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना। ये बात बोलते ही फोन के दूसरी तरफ से एक जोरदार लहर की आवाज आती है और लाइन कट जाती है। आना समझ जाती है कि उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है। वो पूरी दुनिया के साथ साथ अपने बच्चे को बचाने की जंग लड़ रही है। तभी आना और हीजो नोटिस करते हैं कि फ्लैट की गैस पाइप लीक हो गई है और इस खतरे को देखते हुए आना सियोंग को गोद में लेती है और वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन बाहर वो इससे भी बड़ी तबाही देखते हैं। एक तरफ बिल्डिंग के चारों ओर पानी ही पानी और दूसरी तरफ वो जहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे वहीं से गैस के बड़े बड़े धमाके होने लगे थे और ये नजारा किसी कयामत से कम नहीं था। कोई और रास्ता न देखकर हीजो सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता छोड़ देता है और बालकनी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। और पहुंचते ही हीजो आना से कहता है कि आप अपने बेटे को मुझे पकड़ा दीजिए। आना अपने बच्चे को हीजो की तरफ बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डरा हुआ सियोंग अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता। काफी मशक्कत के बाद वो सियोंग को हीजो तक पहुंचा तो देती है, पर खुद को संभाल नहीं पाती। उसका पैर फिसलता है और वो सीधे नीचे पानी में जा गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। किसी तरह वो तैर कर एक फ्लोर पर पहुंच जाती है। जब वो उस फ्लोर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे लिफ्ट के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो लिफ्ट के पास जाती है तो देखती है कि लिफ्ट बंद पड़ी है। इसी बीच उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है जो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपार्टमेंट्स की चोरी कर रहे हैं। आना लिफ्ट में फंसे बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और तेज लहर आकर उसे पानी के अंदर डुबा देती है। और ऐसे हालात को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, जब वो, उसका पति और सियोंग पानी में कार डूबने की वजह से सियोंग और उसका पति कार एक्सीडेंट की वजह से पानी में डूब गए थे। उस दिन वो सियोंग को तो बचा पाई थी, पर अपने पति को नहीं बचा पाए। उस रात भी पानी था और आज भी वो पानी के नीचे है और सियोंग खतरे में। अब आना फिर से ऊपर के फ्लोर्स की तरह चढ़ना शुरू कर देती है और वो 18वें फ्लोर तक पहुंच जाती है। तभी ही जो इसके सामने आता है और बताता है कि सियोंग बहुत बीमार हो गया है और ये सुनकर आना अपने बेटे की तरफ भागती है। असल में सियोंग का शुगर लेवल गिर गया है। आना को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आना ने पहले ही पानी के नीचे सियोंग की दवाइयाँ खो चुकी होती है और आना सियोंग को लेकर भागने लगती। तभी हीजो पीछे से कहता है कि आप इतनी पागल क्यों हो रही है? सियोंग को लेकर इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? आप जब चाहे सियोंग की एक कॉपी बना सकते हैं। उसके सारे इमोशंस आपके पास हैं और उसके पूरे ब्रेन का बैकअप भी आपके पास है। अब खामखा इसके पीछे वक्त बर्बाद करने से हमें कोई फायदा नहीं है। एक तरफ बच्चे की यह हालत और दूसरी तरफ हीजो की ऐसी अजीब बातें सुनकर आना को बहुत गुस्सा आता है। वो भागते हुए अपने बेटे को लेकर एक फ्लैट में जाती है और जैसे तैसे कुछ चीजों को मिलाकर एक दवाई तैयार करती है और सियोंग को पिलाती है, जिससे थोड़ी देर में सियोंग की हालत सुधरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जब आना सियोंग के कपड़े साफ कर रही होती है तो उसे अचानक बाहर धूप चमकते हुए दिखती है और ये देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है और उसके मन में उम्मीद की किरण जगती है। वो हीजो से कहती है धूप टल गई है, शायद अब सारा खतरा टल जाएगा। लेकिन हीजो इस बात पर कुछ नहीं कहता। वो आना को ऐसा बताता है, उससे उसका दिल फिर से टूटकर बिखर जाता है। हीजो कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, हमारा प्लान बदल गया है। फिलहाल अंतरिक्ष में जो हमारा रिसर्च सेंटर है वहाँ सियोंग को नहीं ले जाया जा सकता। आना गुस्से और दुख में कहती है तुमने ये बात जानबूझकर मुझसे छुपाई, क्योंकि तुम जानते थे कि अगर मुझे पहले ये पता चल जाता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। और इन्हीं बातों के बीच सूरज फिर से डूब जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी उनकी नजर एक विशाल लहर पर पड़ती है जो उनकी तरफ बढ़ रही है और इस लहर से बचने के लिए वो पूरी जान लगाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो तूफानी लहर कुछ ही पलों में और भी फ्लोर्स को डुबा देती है। किसी तरह
वो तीनों ऊपर की मंजिलों तक पहुँचते हैं। वहाँ आना देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत लेबर पेन से तड़प रही है। वो औरत और उसका पति आना से मदद मांगते हैं, लेकिन आना बहुत मजबूर है। वो इस वक्त किसी भी तरह उनकी मदद नहीं कर सकती। जब वो सियोंग को लेकर ऊपर जाती है तब सियोंग पूछता है, मम्मी उस आंटी को क्या हुआ है? सियोंग के इस सवाल पर उसकी मम्मी कहती है, वो आंटी माँ बनने वाली है, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। तब सियोंग पूछता है, मम्मी जब मैं हुआ था क्या तब भी आपको ऐसा ही दर्द हुआ था? बच्चे का ये मासूम सवाल आना के सीने में तीर की तरह चुभता है। उसे बहुत दुख होता है और वो हिजो के पास जाकर फूट फूट के रोने लगती है। वो गिड़गिड़ाते हुए उससे कहती है, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मेरे साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे हर काम में मदद करूंगी, प्लीज उसे भी मेरे साथ आने दो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। ये सुनकर हिजो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जो ऑर्डर मिला है मुझे वही फॉलो करना होगा। ये कहकर वो छत पर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखता है कि रेस्क्यू टीम पहले से ही पहुंच चुकी है। वहां जाकर आना को पता चलता है कि उसे जहां ले जाने की बात कही गई थी वो पूरी तरह झूठा। रेस्क्यू टीम के लोग आना से सियोंग को छीन लेते हैं। आना बहुत मिन्नतें करती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद अचानक रेस्क्यू टीम के 2 लोग हिजो को गोली मार देते हैं और तब टीम का लीडर एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि आना के अलावा यहाँ मौजूद हर इंसान मारा जाएगा और आना अब समझ जाती है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है और इसीलिए वो सियोंग को आखिरी बार गले लगाकर प्यार करती है। अब सवाल ये होता है कि उन्होंने सियोंग को क्यों रोक रखा है और आना को कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में आना स्पेस की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देती है। मूवी में दिखाया जाता है कि पूरा शहर पानी में डूब रहा है और ठीक उसी समय किसी ग्रह के टूटे हुए हिस्से आना के रॉकेट की तरफ तेजी से आ रहे हैं और मूवी के इसी सीन में हमारे सामने आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि आना अपार्टमेंट में सोकर उठ रही है, बाहर सिर्फ पानी ही पानी है। मतलब ये वही सीन है जो हमने मूवी के पहले सीन में देखा। तो नींद खुलने के बाद आना देखती है कि उसके पूरे घर में पानी घुस गया है। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है, पर सब कुछ क्लियर होगा। तो नींद खुलने के बाद आना देखती है कि उसके पूरे घर में पानी घुस गया है और सिक्योरिटी रूम से अनाउंसमेंट हो रही है कि जल्दी ऊपर के फ्लोर्स पर जाए। ठीक तभी आना के फोन पर हिजो का कॉल आता है और हिजो उसे छत पर आने को कहता है क्योंकि उनके लिए हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है और आज वो सियोंग को भी साथ ले जाएंगे। जब वो फोन पर बात कर रही थी तब सियोंग अपनी माँ को बार बार कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि उसने सपने में कुछ देखा है और जो देखा है उसकी फोटो बनाई है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आना उस पर ध्यान नहीं देती। वो फटाफट बाहर निकलने की तैयारी करती है और पिछली बार की तरह आज भी बाहर निकलने से पहले सियोंग अलमारी में छुप गया था और माँ उसको ढूंढ निकालती है और कहती है कि वो अब से अपनी माँ की सारी बात माने और अगर कोई उसे अपने साथ ले जाना चाहे तो वो ना जाए। लेकिन तभी सियोंग अपनी माँ से एक अजीब सवाल करता है। वो पूछता है, मम्मी काफी दिनों से मेरी उम्र 6 साल ही क्यों है? मेरी उम्र बढ़ क्यों नहीं रही और हर रोज मेरी उम्र 6 साल ही क्यों रहती है? आना को इन बातों का कोई भी छोर समझ नहीं आता, इसलिए वो बिना देर किए सियोंग को कंधे पर उठाकर छत की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन पिछली बार जब हिजो ने आना को आवाज दी थी तब उसने जवाब दिया था, पर इस बार वो हिजो की पुकार पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो हिजो को इग्नोर करके सियोंग को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी एक विशाल लहर सबको बहा ले जाती है। लहर की चपेट में आकर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे बह जाते हैं। आना और सियोंग पानी में डूब जाते हैं पर किसी तरह फिर से ऊपर आते हैं, लेकिन ऊपर आकर वो सियोंग को खो देती है। आना उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है। उसे लगता है कि शायद सियोंग पानी में गिर गया है, इसीलिए वो पानी के अंदर उसे तलाशने लगती है। जब आना सियोंग को ढूंढ रही थी तभी एक तैरती हुई कार उसे जोर से टक्कर मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिजो आना को रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार आना की टी शर्ट पर 497 लिखा था और अब की बार वो बदल कर 787 हो गया है। जब आना दोबारा सियोंग को ढूंढने जाती है तो हिजो इसे एक फोटो दिखाकर कहता है कि सियोंग ऊपर के फ्लोर पर है और आना को समझ नहीं आ रहा है कि सियोंग उससे इस तरह भाग क्यों रहा है, जबकि वो तो अपनी माँ के बिना कुछ नहीं जानता। इधर हिजो सियोंग को रोकता है तो आना को बहुत गुस्सा आता है। वो हिजो से बंदूक छीन लेती है, लेकिन तभी अपार्टमेंट में गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट होने लगते हैं और इस धमाके में आना जख्मी हो जाती है। पर इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि हिजो ने आना को फिर से बचा लिया है, लेकिन अब उसकी टी शर्ट पे 193 लिखा हुआ है। आना तब हिजो के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर पानी में कूद जाती है और सियोंग को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो उसी लिफ्ट के सामने पहुंच जाती है जहां पिछली बार उसने एक लड़के की रोने की आवाज सुनी और आना को एहसास होता है कि वो लड़की वहां फंसी हुई है और उसे याद आता है कि यही सेम चीज पहले भी उसके साथ हो चुकी है, पर उस बार वो लड़की को बचा नहीं पाई थी और इसलिए इस बार वो उसे बचाने की और भी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन फिर से नाकाम रहती है और हम देखते हैं कि आना धीरे धीरे पानी के नीचे डूब रही है और अगले सीन में आना फिर से उसी लिफ्ट के सामने उस लड़की को रेस्क्यू करते हुए दिखाई देती है, लेकिन अब उसकी टी शर्ट पर 4007 लिखा हुआ है। इस बार बहुत कोशिशों के बाद आना उस लड़की को बचा लेती है और वो लड़की को एक बुजुर्ग कपल के पास पहुंचा देती है क्योंकि वो उनकी ही पोती है। अब सवाल ये है
है कि आना को कैसे पता चला कि यही उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आना उस लड़की से पूछती है, क्या तुमने सियोंग को कहीं देखा है? लड़की जवाब देती है, जब मैं लिफ्ट में फंसी थी तब मैंने 2 लोगों को सियोंग से बात करते हुए सुना था। आना ये बात सुनकर आगे बढ़ती है तो उसे वही 2 लड़के मिलते हैं जो चोरी कर रहे थे। आना ने इन्हें पिछली बार भी देखा था और उन लड़कों के साथ उसकी हाथापाई होती है। तभी हीजो आकर उनको पीटना शुरू कर देता है। जब उनसे सियोंग के बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने सियोंग को देखा जरूर था पर उसे मारा नहीं। हीजो गुस्से में आकर उन्हें पानी में फेंक देता है। इसके बाद आना जब फिर से सियोंग को ढूंढने आगे बढ़ती है तो हीजो उसे कहता है कि कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम यहाँ आ जाएगी और वो ही सियोंग को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन आना उससे रिक्वेस्ट करती है कि रेस्क्यू टीम के आने से पहले वो उसे खुद ढूंढ निकाले। आना के बात करने के अंदाज से हीजो को कुछ शक होता है क्योंकि आना उससे ऐसे बात कर रही है जैसे वो उसे बहुत पहले से जानती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आना दीवार पे कुछ पेंट कर रही है लेकिन इस बार भी उसकी टी शर्ट पे 7093 लिखा होता है। अब आना ऊपर जाती है तो देखती है कि उस प्रेग्नेंट महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया है और ये देखकर आना अपना कोट उतारकर उस महिला को दे देती है। वहाँ से जाते वक्त वो सुनती है कि वो महिला अपने पति से कह रही है कि उसने सपने में देखा था कि पूरा शहर सुनामी में बह गया है लेकिन वो बच गए हैं। ये सुनकर आना को याद आता है कि सुबह सोकर उठने के बाद सियोंग ने भी उससे कहा था कि उसने सपने में कुछ देखा है और उसने उसे अपने टैब पे ड्रॉ करके आना के फोन पर भेज दिया था। आना जैसे ही अपना मोबाइल चेक करती है वो तस्वीरें देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहली बार जब सियोंग बेहोश हो रहा था तब उसने आखिरी जो मंजर देखा था उसे ड्रॉ करके अपनी माँ के फोन पर भेजा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने वही सेम फोटो एक बार नहीं बल्कि हजारों बार भेजी। अब कहानी पूरी तरह से टाइम लूप और पैरेलल रियलिटी की तरफ इशारा कर रही है। क्या आपको पता है हजारों तस्वीरों और टी शर्ट पे बदलते नंबर्स का राज क्या है? आना अब समझ जाती है कि सियोंग उसे क्यों बार बार बोल रहा था कि उसकी उम्र 6 साल पर क्यों रुकी हुई है। तभी आना लास्ट फ्लोर की अलमारी में सियोंग को ढूंढने जाती है लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। उसी वक्त डार्विन टीम के लोग और हीजो यहाँ आकर दवा के जरिए आना को बेहोश करने की कोशिश करते हैं। बेहोश होने से पहले आना हीजो से कहती है, छत पर ये लोग तुम्हें मार देंगे, तुमसे मेरे पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि आना की टी शर्ट पर 13,417 लिखा हुआ है और ये बात हीजो के मन में शक पैदा कर देती है। इसलिए वो अपनी ही टीम के लोगों को वहीं मार देता है। इसके बाद वो एक इंजेक्शन देकर आना को होश में लाता है और होश में आते ही आना इस कहानी का असली ट्विस्ट रिवील करती है। डार्विन रिसर्च सेंटर काफी समय से सिंथेटिक ह्यूमन बॉडी बनाने के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो 3D मॉडल के जरिए ऐसी बॉडीज बनाते हैं जो इंसानों की तरह सब कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि बच्चों को जन्म देना भी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके अंदर गुस्सा, दुख या प्यार जैसे कोई इमोशंस नहीं थे। इसलिए आना और उसके बॉस ने इमोशन इंजन पर काम करना शुरू किया था। इसके लिए 2 चीजों की जरूरत थी, एक टेस्ट सब्जेक्ट और दूसरा टेस्ट सैंपल, क्योंकि एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए प्यार और जिम्मेदारी से ही इमोशन पैदा किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 2 आर्टिफिशियल बॉडीज बनाई और उन दोनों में से एक सियोंग है। इसका मतलब है कि सियोंग कोई इंसान नहीं बल्कि एक सिंथेटिक ह्यूमन बॉडी है और आना उसकी बायोलॉजिकल मां नहीं है। इसलिए उस दिन जब सियोंग ने प्रेग्नेंट औरत को देखकर पूछा था कि क्या उसे जन्म देते वक्त आना को भी इतना ही दर्द हुआ था, तब आना उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसने सच में सियोंग को जन्म नहीं दिया था। शुरुआत में आना सियोंग की ज्यादा परवाह नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने पति के मौत के बाद वो सियोंग पर टेस्ट पूरा किए बिना ही उसे डार्विन सेंटर वापस करना चाहती, क्योंकि सियोंग के बचाने के चक्कर में ही उसने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया था। उनका काम एक तय समय तक इन टेस्ट के जरिए डाटा कलेक्ट करना था और फिर उसे रिसर्च सेंटर भेजना था और उनका प्लान था कि इसी डाटा से वो इमोशन इंजन को प्रमोट करेंगे और बाद में उस AI इमोशन को उन सिंथेटिक बॉडीज में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पूरा काम खत्म होने से पहले ही उन्हें पता चला कि अंटार्कटिका में एक विशाल एस्टेरॉयड टकराने वाला है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक महान सुनामी आ जाएगी जो मानव जाति का नामो निशान मिटा देगी। समय कम होने की वजह से डार्विन लैब से सियोंग का डाटा कलेक्ट करने के लिए लोग भेजे जाते हैं और रिसर्च के लिए आना को भी उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन जाने के वक्त जब उनका स्पेसशिप एस्टेरॉयड के टुकड़े से तबाह हो जाता है तो आना बुरी तरह जख्मी हो जाती है। मौत को करीब देखकर आना एक बड़ा फैसला लेती है, क्योंकि टेस्ट सैंपल तो मिल चुका था लेकिन टेस्ट सब्जेक्ट नहीं मिला था। इसलिए वो खुद एक माँ के तौर पर इस एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। इस फैसले के बाद उसकी मेमोरी को AI सिस्टम्स में ट्रांसफर किया जाता है, फिर सियोंग को उससे छिपा दिया जाता है और पूरा सेटअप इस तरह किया जाता है जहाँ आना का काम होगा हर खतरे और रुकावट को पार करके सियोंग को ढूंढ निकालना होगा। जिस दिन वो सियोंग को ढूंढ लेगी उसी दिन इमोशन इंजन का काम पूरा होगा और जब तक वो उसे नहीं ढूंढ पाती ये सिस्टम बार बार रिफ्रेश या रीस्टार्ट होता रहेगा। मतलब कहानी हर बार उसी सुनामी वाले दिन से शुरू हो। इसलिए हमने इस मूवी में सुनामी वाले दिन को बार बार रिपीट होते हुए देखा है और ये कितनी बार रिपीट हुआ ये जानने के लिए आना की टी शर्ट का नंबर बार बार बदलता रहता है, क्योंकि वो एक बार भी सियोंग को
नहीं ढूंढ पाई, लेकिन वो सियोंग को क्यों नहीं ढूंढ पा रही, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। खैर ये सब जानने के बाद हीजो डिसाइड करता है कि वो आना की हेल्प करेगा, लेकिन वो जितनी बार भी कोशिश करते हैं उतनी बार उनका सामना सिक्योरिटी टीम से होता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इसी तरह ही डिजाइन किया गया है। हजारों बार की कोशिशों के बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि सिक्योरिटी टीम से लड़ने के बजाय वो उल्टे रास्ते से छत पर जाएंगे। काफी मशक्कत के बाद आना अकेले 30वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होती है। वहाँ उसे एक पुरानी अलमारी दिखती है और इसी अलमारी के अंदर सियोंग अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। आना अपनी गलती मानती है और पिछली बार सियोंग को छोड़कर जाने के लिए माफी मांग, लेकिन सियोंग उसे बताता है कि आना ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। दरअसल हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त आना ने उसके कान में कहा था कि वो इस अलमारी में छिपकर उसका इंतजार करे। इसीलिए सिस्टम जितनी बार रिस्टार्ट हुआ सियोंग हर बार यहीं आकर छुप जाता। तभी वहाँ सिक्योरिटी टीम पहुंच जाती है और दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ती है। आना सियोंग को पानी में कूदने के लिए कहती है और खुद टीम के लोगों से लड़ने लगती है और काफी देर लड़ने के बाद वो भी पानी में छलांग लगा देती है। हम देखते हैं कि पानी के अंदर एक माँ अपनी पूरी जान लगा रही है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। माँ का एहसास ही कुछ अलग होता है, फिर चाहे वो सिंथेटिक बॉडी हो या असली शरीर। सियोंग ने अपनी जिंदगी में पहला शब्द माँ ही बोला था। अचानक एक लहर उनसे टकराती है, लेकिन माँ और बेटा मरते नहीं है, बल्कि AI इमोशन इंजन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सुनामी रुक जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।